नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संसद से पास कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संसद और विधानसभा से पास होने वाले विधेयक पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसे लेकर केंद्र सरकार के मंत्री तो सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध ही रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तो संविधान के आर्टिकल 142 पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसे लेकर अब उपराष्ट्रपति खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके बयान पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पर विश्वास है तो जुडिशरी पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति का बयान सुनकर दुख भी हुआ है और हैरानी भी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उपराष्ट्रपति के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी अपनी सीमा पार करता है तो उसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वास्थ्य योग्य है। दरअसल उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर करना होगा। वो विचार के लिए दोबारा सरकार को बिल भेज सकते हैं। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज लॉ मेकर कार्यपालिका या सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। अब उपराष्ट्रपति के इसी बयान पर जबरदस्त घमासान। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के टीचर्स और स्टूडेंट्स से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राहुल से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव की बात साझा की थी। अब इसे लेकर राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। राहुल ने लिखा, हाल ही में संसद में मेरी मुलाकात दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया था कि शिक्षा ही वो साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बनकर जाति भेद को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तडवी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्रों की जान ली है। ऐसी भयावह घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राहुल ने आगे लिखा कि अब इस अन्याय पर पूरी तरह से रोक लगाने का वक्त है। मैंने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए। भारत के किसी भी बच्चे को वो जातिवाद नहीं झेलना चाहिए जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर, रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने सहा है। यानी अब दलित, आदिवासी और ओबीसी को अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ राहुल गांधी का साथ मिल गया है। अब राहुल के साथ आने से ये स्थिति कितनी बदलती है ये देखना होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और देश भर में प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना के गर्दनी बाग में रेल पटरी पर प्रदर्शन किया। कई ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, हालांकि केवल एक ट्रेन को ही रोक पाए। प्रदर्शन के कारण रेलवे फाटक भी बंद रहा, जिस कारण बड़ी संख्या में वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं आरपीएफ जवानों ने तत्काल प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, हालांकि उनका प्रदर्शन जोरदार तरीके से जारी रहा। इससे रेल परिचालन बाधित हुआ। पटना के सचिवालय हाल्ट के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लहराते हुए रेल परिचालन को बाधित कर दिया। ईडी की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी है। एजेंसी ने राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है।
कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि गुजरात में हाल ही में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से और राज्य में राहुल गांधी के लगातार हो रहे दौरों से बिहार में मजबूत हो रही कांग्रेस से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए ईडी के सहारे कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश में कई मुद्दों पर केंद्र सरकार विफल साबित हुई है। ऐसे में अपनी विफलता छुपाने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान गांधी किसी से नहीं डरते लिखा पोस्टर लहराकर अपना विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है। स्टालिन ने अमित शाह को चैलेंज किया है कि वो तमिलनाडु में सरकार बनाकर दिखा दे। इसके साथ ही स्टालिन ने कहा है कि अमित शाह ही नहीं, कोई भी शाह तमिलनाडु पर राज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वो सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और कहता हूं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के शासन के आगे नहीं झुकेगा। हमारे पास इतनी विशिष्टता है। आप बाकी राज्यों में पार्टियों को तोड़कर और सरकार बनाने के लिए छापे मारकर जो करते हैं, वो तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। 2026 में भी यहाँ द्रविड़ मॉडल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु दिल्ली के नियंत्रण से बाहर है और रहेगा। स्टालिन ने आगे कहा कि क्या अमित शाह आश्वासन दे सकते हैं कि आप हम पर हिंदी नहीं थोपेंगे? क्या आप अपना वचन दे सकते हैं कि परिसीमन से संसदीय चुनावों में तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी? स्टालिन ने यह चुनौती ऐसे वक्त में दी है जब राज्य और केंद्र के बीच परिसीमन, 3 भाषा जैसे तमाम मुद्दों पर विवाद गरमाया हुआ है। अब स्टालिन की इस चुनौती पर अमित शाह या केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसी चुनौती देकर सीएम स्टालिन ने बता दिया है कि न सिर्फ वो चुनावों के लिए कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि केंद्र के साथ आर पार के लिए भी तैयार हैं। ईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 800 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। ईडी के मुताबिक ये मामला 2009 में दर्ज हुए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि जगन रेड्डी ने अपने पिता और तत्कालीन सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए निजी कंपनियों को सरकारी लाभ दिलाया और बदले में भारी निवेश हासिल किया। जांच एजेंसी का दावा है कि इन निवेशों का इस्तेमाल जगन रेड्डी की कंपनी साक्षी मीडिया ग्रुप, भारती सीमेंट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हुआ। सीएम कार्यालय या जगन रेड्डी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पहले ही इन मामलों को राजनीतिक साजिश करार देती रही है। बता दें कि हाल ही में जगन रेड्डी की इंडिया गठबंधन के साथ नजदीकियां बढ़ने की खबरें सामने आई थी, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं रेड्डी पर दबाव बनाने के लिए ईडी की एक कार्रवाई करवा रही है। बता दें कि सीबीआई ने 2011 में जगन रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 43,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की, जिनमें से बड़ी राशि अवैध थी। इस केस से जुड़ी ईडी की जांच भी उसी साल शुरू हुई थी। अब ये मामला क्या मोड़ लेता है, ये देखना होगा। 1.5 साल तक मणिपुर में संघर्ष होने के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन मणिपुर के पूर्व सीएम अभी भी विपक्ष के निशाने पर हैं, जिसकी वजह है वो ऑडियो क्लिप, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप एन बीरेन सिंह की है। दरअसल कुकी मानवाधिकार संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लीक ऑडियो में पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह की आवाज है, जिसमें वो हिंसा भड़काने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने उस लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर एफएसएल से सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी। मामले को लेकर प्रशांत भूषण ने कहा था कि एक लैब ने पुष्टि की है कि 93% तक ये बीरेन सिंह यानी पूर्व सीएम की आवाज है और एफएसएल रिपोर्ट की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। और अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मणिपुर की लीक ऑडियो को लेकर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील की दलील सुनी। अब मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ऐसे में सभी की निगाहें 5 मई पर हैं, जिस दिन साफ हो जाएगा कि बीरेन सिंह को लेकर लगे आरोप सही साबित होते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इससे लोगों का काम आसान होता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी खूब किया जा रहा है। कई डीप फेक वीडियोस इस बात का सबूत है। चुनाव प्रचार के लिए सियासी दल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। इसकी झलक बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जनरेटिव एआई संबंधी कंटेंट के बारे में बताना होगा। प्रचार में एआई के इस्तेमाल के नियम और तरीके साफ किए जाएंगे। इसके साथ ही फेक और डीप फेक प्रचार वीडियो और ऑडियो के बारे में भी दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके मतदाताओं को भ्रमित या उनकी पसंद को गलत तरीके से प्रभावित न किया जा सके। साथ ही ये करने की कोशिश की जाएगी
ताकि मतदाताओं की निजता या चुनाव की निष्पक्षता पर आंच न आए। वहीं चुनाव में एआई के इस्तेमाल को लेकर कोई परेशानी न खड़ी हो, इसीलिए चुनाव आयोग सख्त है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उस दौरान काफी डीप फेक वीडियोस भी सामने आए थे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। और अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही एक बार फिर चुनाव आयोग